हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी के जो आपके न्यूली एडेड टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उसके ऊपर नेक्स्ट 20 एमसीक्यू। लास्ट नाइट हमने इसके कुछ एमसीक्यू किए थे, दैट वाज माय पार्ट नंबर 1। वैसे भी हम इसके ऊपर एमसीक्यू पहले के डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन वाइज हमने डिस्कस किए हैं। अब मैं एक कंबाइन करके जो आपके 5 न्यूली एडेड टॉपिक के स्टूडेंट्स कह रहे थे सर उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करवा दो, जो न्यूली एडेड टॉपिक है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अपने बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको इस तरह से करा रहा हूं ताकि इसके ऊपर 7, 8 या 9 जितने भी एमसीक्यू आते हैं आप उसको आसानी से मार्क कर सको। तो ये आपके फर्स्ट 20 एमसीक्यू, वो मैंने आपको लास्ट नाइट प्रोवाइड कर दिए थे। तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन में लेक्चर प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप सबसे पहले लेक्चर्स हमारे देख लीजिए। मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। फिर उसके बाद इन एमसीक्यू करने का आप अपने आप का कॉन्फिडेंस खुद देखिएगा। तो बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, आईजीएसटी इज एप्लीकेबल, सीजीएसटी इज एप्लीकेबल, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी इज एप्लीकेबल। जब हमारी सेल इंटरस्टेट हो, मतलब बिटवीन 2 स्टेट्स, फॉर एग्जांपल J&K का सामान हमारे बॉर्डर के बाहर जा रहा है, पंजाब चले गया, हरियाणा चले गया, आपका मध्य प्रदेश चले गया, दिल्ली चले गया, जब बॉर्डर पार चले गया दैट विल बी इंटरस्टेट। तो उस टाइम पे कौन सा टैक्स लगता है? दैट विल बी इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर्स चेक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा बैंकर्स चेक किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आजकल मैं बता दूं जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो फी कैसे लेते हैं, या तो उनके चलान होते हैं एंड द अनदर स्टेप इज डिमांड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट आप बना के लेके आते हो, एक चेक की तरह ही होता है। हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसे देते हैं, हाँ हमें 1250 का ड्राफ्ट बनाना है, वो पूरे 1250 का एक चेक की तरह दे देंगे और आपने जिस नाम का बनाओगे उसी नाम से वो ड्राफ्ट आगे प्रोसीड होता है। तो बैंक चेक किसे बोला जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को बोला जाता है, याद रखना बैंकर्स चेक। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पनिशेबल ऑफेंस बाय अ बैंक अकाउंट होल्डर। अगर बैंक अकाउंट होल्डर की बात करें, वो ऐसा क्या कार्य करेगा, ऐसा क्या काम करेगा जो उसके लिए पनिशेबल है। पहला बोलता है इफ ए चेक इज नॉट क्रॉस्ड। मैंने आपको कहा था एक चेक होता है क्रॉस्ड, एक होता है अनक्रॉस्ड, ठीक है। आप सभी को पता होगा क्रॉस चेक वो होता है जिसमें आपका जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ पे जो आपके जिसको आपने चेक दिया उसके अकाउंट में ही जाता है, तो क्रॉस नहीं भी करोगे उससे कोई गुनाह नहीं है। नेक्स्ट बोलता है पोस्ट डेटेड चेक। ऐसा भी कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी 20 दिन बाद डालो, 50 दिन बाद डालो चेक, ठीक है, तो आप डाल सकते हो, मतलब कि फ्यूचर डेट के लिए आप उसका बना सकते हो। थर्ड बोलता है इफ ए चेक ड्रॉन बाय हिम इज डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इज इन हिज अकाउंट। फोर्थ है इश्यूइंग ऑफ चेक विदाउट सिग्नेचर। विदाउट सिग्नेचर कभी का गलती हो जाती है तो उससे भी आपका कोई ऑफेंस नहीं है। तो मेन जो ऑफेंस गिना जाता है दैट इज ऑफ ए चेक ड्रॉन बाय हिम इज डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। जो आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आपका चेक बाउंस हो गया, तो तब आपको पकड़ा जा सकता है, यू हैव ए पनिशेबल ऑफेंस। 24 जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगता है, जीएसटी की जो डिफरेंट स्लैब्स हैं वो आपने मार्क करना है। इधर पहले का मैंने गलती से मार्क कर दिया हुआ है, दैट इज योर 5%, 12%, 18% एंड 28%। द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द, ठीक है। तो कौन सी बेसिक रेगुलेटरी बॉडी है जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसे संभालती है, उसे कंट्रोल करती है? दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो वैसे तो अकाउंटेंसी अगर एज ए बात करूं सब्जेक्ट तो उसके रिलेटेड ये बनता नहीं है, लेकिन हमने जब उसमें टॉपिक में आता है आईएफएमएस तो उसमें ये पूछ सकते हैं। पूछ क्यों सकते हैं? क्योंकि आपका जनरल नॉलेज में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या पता आपको आईएफएमएस में ये क्वेश्चन आ जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन सा है? दैट इज योर बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं बता दूं ये जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का ही सबसे ओल्डेस्ट नहीं है बल्कि एशिया का भी सबसे ओल्डेस्ट है।
बात करते हैं आईजीएसटी कलेक्टेड बिलोंग टू, जो हम इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो किसके खाते में जाता है, किसे बिलोंग करता है। मैंने आपको बताया आईजीएसटी हम तब करते हैं जब सामान बॉर्डर के पार जाएगा, मतलब स्टेट के बॉर्डर के पार, ठीक है। जैसे जम्मू से गया पंजाब गया तो तब हमने कौन सा टैक्स देना है, आईजीएसटी देना होता है। आईजीएसटी क्यों, क्योंकि देखो लड़ाई डल जाएगी सर कि जम्मू वाले बोलेंगे हमने ये जो टैक्स दिया है इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, पंजाब वाले बोलेंगे हमने ये टैक्स दिया है इसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए। तो ये जो आईजीएसटी है ये सारा का सारा सीधे जाता है मिडलमैन के बीच में, एक आईजीएसटी मिडलमैन का काम करता है। और आईजीएसटी जब मिडलमैन के खाते में जाता है वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 18% टैक्स लिया उसने, 18% का आधा 9% सेंटर को दे देगा एंड बाकी जो 9% बच गया वो किसको दे देगा, स्टेट टू विच सप्लाई अकर। उसी कारण जीएसटी को हम कौन सा टैक्स बोलते हैं, डेस्टिनेशन टैक्स। ये चीज आपने याद रखनी है। 28 क्वेश्चन, द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया वॉज, इंडिया में पहला बैंक कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज योर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखो थोड़ा सा हिस्ट्री के रिलेटेड आगे, लेकिन आईएफएमएस में ये आ सकते हैं, ये कुछ घिसे पीटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको एसएससी के क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, आपको बड़ी जगह ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चांस हम कोई नहीं लेना चाहते, क्या पता जेकेएसएस भी उधर से कॉपी करके पेस्ट इधर कर दे, तो इसलिए मैं सोचा ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडिड टैक्सेशन इज एप्लीकेबल इन, जो वैल्यू एडिड टैक्सेशन का सिस्टम है वो कहां किस चीज में एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स में, एक्साइज ड्यूटी में, एस्टेट ड्यूटी में, प्रॉपर्टी टैक्स में। तो वैल्यू एडिड टैक्स दैट इज वैट, जैसे जैसे आप उसमें वैल्यू ऐड करते हो उसके ऊपर आपने और टैक्स लगाना है, और वैल्यू ऐड की उसके ऊपर और टैक्स लगाना है, द कैस्केडिंग सिस्टम, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो वो किस चीज में एप्लीकेबल है, दैट इज एक्साइज ड्यूटीज। एक्साइज ड्यूटीज में क्यों, आप सभी को पता होना चाहिए एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, प्रोडक्शन पे। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन में ही तो वैल्यू ऐड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा। वट आर गिल्ट एज सिक्योरिटीज इन इंडिया, आप सभी को याद होगा जब मैंने ये लेक्चर आपको पढ़ाया था, ठीक है, आईएफएमएस आपको पढ़ाया था तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। तो गिल्ट एज सिक्योरिटी हम किसको बोलते हैं, दैट द सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, वो सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो उन सिक्योरिटीज को दूसरा नाम क्या है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज। अब बड़ा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर आपने सोच समझ कर देना है। आपको आंसर पता है, मैं गारंटी देता हूं जिसने मेरे लेक्चर देखा हुआ है ना, मेरे लेक्चर सभी ने जिन्होंने देखे हुए हैं उनको ये आंसर पता है, लेकिन वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर खुद दीजिए, अपने आप को खुद चेक कीजिए। द लाइबिलिटीज ऑफ ए कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है सर, ये जेएंडके बैंक इज योर कमर्शियल बैंक, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज योर कमर्शियल बैंक, सर एचडीएफसी इज योर कमर्शियल बैंक, जहां हम रोज का आना जाना हमारा, ठीक है, वो हमारे हो गए कमर्शियल बैंक, जो हमें बैंक मिलते हैं वो हमारे कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, नीचे 4 ऑप्शन आपको मिले। लाइबिलिटीज मतलब टेंशन, टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट एक तरह की आपकी एफडीज लगा सकते हो आप। क्या एफडी आपके पास, आपने 1 लाख की एफडी कराई है, तो वो जो एफडी है आप अगर चाहते हो निकालना, क्या आप निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो। तो एक तरह के बैंक के दिमाग में उसकी लाइबिलिटी है, टेंशन है कि हां मैंने ये टाइम डिपॉजिट उसे रिटर्न भी करनी है। सिक्योरिटी होल्डिंग्स, सिक्योरिटी होल्डिंग्स होगी जो आप मॉर्टगेज देते हो, आपने कोई लोन लिया बैंक से और आपने एक बिल्डिंग मॉर्टगेज की, तो सिक्योरिटी होल्डिंग्स इज नॉट योर मॉर्टगेज, इज नॉट द लाइबिलिटी फॉर कमर्शियल बैंक। तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन हमारा लाइबिलिटी नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स, जो हमने पैसे जमा कराए हुए हैं, हम कभी भी उसको पैसे को निकाल सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो देयर लाइबिलिटी। एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जो वो सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, आरबीआई से जो लोन लेती है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक किससे लोन लेते हैं, आरबीआई से लेगा। कमर्शियल बैंक किससे लेगा लोन, आरबीआई से, कमर्शियल सेंट्रल बैंक से लेगा, तो उनसे जो लोन लेगा वो भी उनके लिए लाइबिलिटी है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर देयर लाइबिलिटी, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। अब देखो 32 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये आपका एडवांस टैक्स के रिलेटेड आ गया। क्या कहता है, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, 15 दिसंबर, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है।
आप सभी को पहले चारों इंस्टॉलमेंट पता होने चाहिए। आप सभी को मैंने बताया था डेट एडवांस टैक्स को हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। दैट इज योर 15 जून फर्स्ट, नेक्स्ट वन इज योर 15 सितंबर, थर्ड वन इज योर 15 दिसंबर एंड द लास्ट वन इज योर 15 मार्च। ये 4 डेट है, 4 के किस्तों में हमने इसे पेमेंट करनी होती है। 15 जून को हमने 15% तक पेमेंट कर देनी होती है, 15 सितंबर तक 45% पेमेंट कर देनी है, देन 75% और लास्ट में 100% हमने अपना एडवांस टैक्स अपना पेमेंट कर देनी होती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। थर्ड की बात हो रही है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने 15 दिसंबर तक पे करनी होती है, तो ड्यू डेट 15 दिसंबर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो आसान इधर दिखते हैं, हाँ सर बड़े आसान है क्वेश्चन, लेकिन जब हमारे सामने एग्जाम आता है, हमारे सामने जब पेपर आता है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऊपर आई बटन पे प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आप कैसे मॉक टेस्ट हमारे अवेल कर सकते हो। उधर आपको मैं बता दूं बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हैं, 100 रुपीज में आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेकंड मॉक टेस्ट विद इन 2-3 डेज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। फर्स्ट मॉक टेस्ट हमने दे दिया हुआ है, सेकंड मॉक टेस्ट बस विद इन 2-3 डेज में उधर पब्लिश हो जाएगा, आप उधर से सेकंड मॉक टेस्ट दे सकते हो। एग्जाम तक आपको मॉक टेस्ट उसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिनिमम 5, मैक्सिमम आपके और भी आगे बढ़ सकते हैं अगर एग्जाम डेट आगे जाती है। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। एडवांस टैक्स इज नोन एज, एडवांस टैक्स का मतलब क्या है? एक स्कीम है, पे एंड पे स्कीम, पे बिफोर यू अर्न स्कीम, पे एज यू अर्न स्कीम कि पे एंड अर्न स्कीम। तो इसका आंसर है पे एज यू अर्न स्कीम। जैसे आप कमा रहे हो उसी साथ साथ आप पे करते रहो, तो दैट इज योर एडवांस टैक्स, इस नाम से जाना जाता है। द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। मैंने आपको बताया था अगर आप 1 महीने के लिए बाहर भी चल जाओ तब भी आपका मिनिमम बिल आना ही आना है। आपका बिजली का बिल चाहे आप बिल्कुल यूज ना करो, 1 महीने का फिर भी मिनिमम बिल अराउंड 15-20 रुपीज, इतना मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, तो इतना आपका बिल आना ही आना है। ये क्यों आया? जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट। फिक्स्ड, ये जो 15-20 रुपए है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये देने ही देने। उसके ऊपर आपके चार्जेस लगते हैं, हाँ 1 यूनिट के 2 रुपए, 1 यूनिट के 3 रुपए, 1 यूनिट के 4 रुपए। तो इसमें आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, फिक्स कॉस्ट भी आ गया। तो जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में एक और कॉस्ट के बारे में बताना है, दैट इज योर सेमी वेरिएबल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक और एग्जांपल, या आप गूगल पे सर्च कीजिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट एग्जांपल और मुझे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर चाहिए। बात करते हैं 35th क्वेश्चन की। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज। मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट को हमने बड़े तरीकों से बांटा था, बड़े तरीकों से बांटा था, अभी बड़े छोड़े भी थे, ऐसे कुछ टाइप्स ही जो मैंने छोड़ी भी थी। बांटने जाते तो हमारे लेक्चर्स उसी में खत्म हो जाते। तो अकाउंटिंग पीरियड के तहत हमने कॉस्ट को किन हिस्सों में बांटा था? दैट इज कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट। 36 डैश इज डिजाइंड आफ्टर असेसमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बजट पीरियड। जब बजट पीरियड होता है हम क्या डिजाइन करते हैं? फॉर द असेसमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, हमें जो पता चल सके दैट आफ्टर द असेसमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हमने एज्यूम कर लिया, हमने असेस कर लिया कि हां मैंने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट मेरा होना चाहिए टू नो द कॉस्ट बजट। अब मैं क्या करूंगा? कॉस्ट बजट बनाऊंगा, अपनी कीमत, अपनी लागत पता करूंगा, मुझे कितनी कीमत लगेगी, तो उसके लिए क्या बनाऊंगा? कॉस्ट बजट। 37 क्वेश्चन, डैश इज स्टेटेड एज अ बजट विच इज मेड टू चेंज एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑब्टेन्ड। तो जो एक्टिविटी ऑब्टेन्ड के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस लाते रहते हैं, तो वो कौन सा बजट कहलाता है? दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट। इसमें हम लिख करते हैं 50% अगर मेरा आउटपुट रहेगा, अगर मेरा आउटपुट 60% रहेगा, 70% रहेगा, तो क्या कॉस्ट लगेगी। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इंपॉर्टेंट वन, ट्रिकी वन और समझने वाला। मैंने आपको बताया था दैट बजट अलग चीज है, बजटिंग अलग चीज है, बजटरी कंट्रोल अलग चीज है। बजट इज योर ब्लूप्रिंट ऑफ प्लान। आपने सोचा क्या है, आपने करना क्या है, उसे आप क्वांटिटेटिव में लिखने के लिए उसको हम बोलेंगे बजट।
बजटिंग इज ए टेक्निक ऑफ फॉर्मुलेटिंग बजट। बजटिंग क्या है? आपने बजट बनाने का टेक्निक। एंड बजटरी कंट्रोल आर द प्रिंसिपल्स, आर द प्रोसीजर्स, आर द प्रैक्टिसेस गिवन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव थ्रू बजट्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव जीतने कैसे हैं, पाने कैसे हैं। तो इधर से हम देखते हैं बजटरी कंट्रोल इज वाइडर। यस सर, अभी आपने बताया पहले बजट है, बजट के बाद बजटिंग है, बजटिंग के बाद बजटरी कंट्रोल। तो हाँ, बजटिंग इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज ए बजटिंग और बजट, इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी बजटरी कंट्रोल। हाँ, बजटरी कंट्रोल तो हमें करना पड़ेगा, ये उसका एक प्रोसेस है। हम अगर बजट बनाते हैं, मैंने बाद में चेक भी करना है क्या मैं सही राह पे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, कहीं मैं अपना राह भटक तो नहीं गया, कहीं मैं गलत जगह पे तो नहीं चले गया। तो ये भी सही है। तो जब दो आंसर हमारे ठीक हो रहे तो ऑल ऑफ द अबव ही बचेगा एंड में, तो इसका आंसर क्या देगा? ऑल ऑफ द अबव। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फोरकास्ट एंड बजट। मैंने आपको बताया था फोरकास्ट और बजट हम क्या करते हैं, जब भी मैं पता करना होता है ना कि हाँ कल बारिश होगी कि नहीं, मैं वेदर फोरकास्ट देखता हूं। हम क्या करते हैं? वेदर फोरकास्ट देखते हैं, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग, एक तरह की फ्यूचर के बारे में सोचना। तो क्या डिफरेंस है? बोलते हैं फोरकास्ट एंड बजट आर वन एंड सेम थिंग। नहीं, बहुत ज्यादा अंतर है। फोरकास्ट अलग चीज है, फोरकास्ट के तहत ही हम बजट करते हैं। हम फोरकास्ट सोचते हैं कि हाँ मैंने ऐसा करना है। फोरकास्ट का क्या मतलब है? मैंने ऐसा होगा, मेरी मार्केट में ऐसा होगा, ऐसी चेंजेस आएंगी, उसके तहत हम बजट बनाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द फोरकास्ट। फोरकास्ट करने के बाद हम बजट बनाते हैं। हाँ जी सर, अभी आपने स्पष्ट शब्दों में कहा जब हम फोरकास्ट कर लेंगे उसके बाद बजट बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। 40th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इंक्लूड। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बजटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आ जाते हैं? मैंने आपको बताया था, पहले आप बजट बनाइए, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके स्टैंडर्ड के बाद कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन के बाद डेविएशंस फाइंड आउट कीजिए, डेविएशंस फाइंड आउट करने के बाद प्रॉपर कंट्रोल कीजिए। तो इसमें बजटरी कंट्रोल भी आ जाएगा, बजट बनाना भी आ जाएगा, बजट कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा कि उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर आपका यही है कि आपने सेल करनी है तो प्रोडक्शन वाले को बताना पड़ेगा कि पीछे से तू इतना प्रोडक्ट बना के रख, मेरे क्योंकि इतने सामान बिकने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, होप सो आपको अच्छे लगे होंगे कि एमसीक्यू। आपके लिए और भी मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूंगा, आपके लिए और अच्छे आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगा, ताकि आपके एग्जाम तक हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा हो, हर एक चीज आपको पता हो। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके दिमाग में सीधे आंसर स्ट्राइक करे, आप सीधे बोलिए हाँ सर ने बताया था। मेरा यही टारगेट है। अब टारगेट आपका भी होना चाहिए कि आप इस चैनल को आगे तक बढ़ाइए, आप आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सके, इससे प्रॉपर नॉलेज ले सके और एग्जाम अच्छी तरह प्रिपेयर कर सके। तो गाइस, आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा एंड गुड नाइट।